मिडिल ईस्ट में दशकों से जो आग सुलग रही थी वो अब भड़क उठी है। ईरान और इजराइल, दो पुराने दुश्मन, पहली बार सीधे तौर पर एक दूसरे के आमने सामने हैं और इस टकराव ने न पूरी दुनिया में एक ही सवाल खड़ा कर दिया है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको डरा रहा है। हाँ, यही वो सवाल है जो आजकल हर जगह हर किसी के जहन में है। लेकिन इसका जवाब हाँ या ना में देना उतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें इस पूरी पहेली को, इसके हर टुकड़े को जरा गौर से समझना होगा। ईरान और इजराइल के बीच हुए जो हालिया हमले हैं वो कोई मामूली घटना नहीं है। असल में ये दशकों से जो एक शैडो वॉर यानी छाया युद्ध चल रहा था ना, उसका अंत है। मतलब अब पर्दे के पीछे से लड़ने के बजाय दोनों देश खुले मैदान में आ गए हैं और इसी ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। और देखिए, इतिहास हमें बार बार चेतावनी देता है। जरा पहले विश्व युद्ध की शुरुआत को याद कीजिए। कैसे एक राजकुमार की हत्या, एक छोटी सी चिंगारी और देखते ही देखते गठबंधनों के एक जटिल जाल ने पूरे के पूरे महाद्वीप को आग में झोंक दिया। डर आज भी वही है कि कहीं मिडिल ईस्ट की ये चिंगारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ना ले ले। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। क्योंकि ईरान और इजराइल की जो दुश्मनी है ना, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ जमीन या सियासत की लड़ाई नहीं, ये तो विचारधारा की भी जंग है। तो कहानी शुरू होती है 1979 की ईरानी क्रांति से, जिसने एक झटके में ईरान को इजराइल के दोस्त से दुश्मन बना दिया। इसके बाद ईरान ने प्रॉक्सी वॉर का रास्ता अपनाया, मतलब सीधे लड़ने की बजाय हिजबुल्लाह और हमास जैसे गुटों के जरिए इजराइल को निशाना बनाना। और फिर आया परमाणु कार्यक्रम का दौर, जिसने इस दुश्मनी को एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस पूरी दुश्मनी के केंद्र में ना एक बहुत बड़ी वैचारिक और धार्मिक खाई है। एक तरफ है ईरान, एक शिया इस्लामिक गणराज्य, और दूसरी तरफ है इजराइल, एक यहूदी राष्ट्र। ये सिर्फ पहचान की बातें नहीं हैं, ये वो शक्तिशाली प्रतीक हैं जिनका इस्तेमाल दोनों तरफ के नेताओं ने दशकों से एक दूसरे के खिलाफ नफरत और अविश्वास फैलाने के लिए किया है। तो आज की तारीख में देखें तो तनाव के 4 बड़े कारण हैं। सबसे पहला, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसे इजराइल अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। दूसरा, ईरान के प्रॉक्सी गुटों का नेटवर्क, जो लेबनान से लेकर यमन तक इजराइल को घेरे हुए हैं। तीसरा कारण है पूरे मिडल ईस्ट पर अपना दबदबा बनाने की होड़। और चौथा, ईरान की तरफ से आने वाले वो भड़काऊ बयान जिनमें इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने तक की बात की जाती है। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं है। ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड की तरह है, एक वैश्विक शतरंज की बिसात, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी अपने अपने मोहरे चल रही हैं और जाहिर है हर किसी के अपने हित दांव पर लगे हुए हैं। इस बिसात पर कौन कहां खड़ा है ये काफी साफ है। एक तरफ हैं रूस और चीन, जो ईरान के लिए एक जियोपॉलिटिकल शील्ड की तरह काम करते हैं, मतलब उसे यूनाइटेड नेशंस में बचाते हैं, आर्थिक मदद देते हैं। दूसरी तरफ है अमेरिका, जो अपनी पूरी सैन्य और डिप्लोमेटिक ताकत के साथ इजराइल के पीछे खड़ा है। और इन दोनों के बीच में फंसे हैं सऊदी अरब, यूएई और भारत जैसे देश, जो बहुत ही संभल कर, बहुत सावधानी से अपने हितों का संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरे समीकरण में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है पाकिस्तान की। देखिए, जब पाकिस्तान जैसा एक न्यूक्लियर पावर देश ईरान के डिफेंस के अधिकार का समर्थन करता है तो ये खतरे की घंटी है। ये दिखाता है कि संघर्ष की आग अरब देशों से निकलकर साउथ एशिया के परमाणु दरवाजे तक भी पहुंच सकती है। तो चलिए अब हम वापस उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या ये सच में विश्व युद्ध है? इस भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करने से पहले यह समझना जरूरी है कि एक्सपर्ट्स असल में इसे कैसे देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक सीधी साधी बात है, विश्व युद्ध तब होता है जब अमेरिका, रूस या चीन जैसी सुपर पावर्स एक दूसरे से सीधे सीधे मिलिट्री लड़ाई में हों, एक दूसरे पर गोलियां चला रही हों। किसी और को हथियार देना या डिप्लोमेटिक सपोर्ट देना वो वर्ल्ड वॉर की कैटेगरी में नहीं आता। तो इस परिभाषा के हिसाब से देखें तो हम अभी विश्व युद्ध में नहीं हैं। हम जो देख रहे हैं वो एक बहुत ही विनाशकारी लेकिन क्षेत्रीय संघर्ष है। इसमें बड़ी ताकतें अपने अपने सहयोगियों को सपोर्ट तो कर रही हैं, लेकिन वो खुद एक दूसरे से डायरेक्ट नहीं लड़ रही हैं। जब तक रूस और चीन के सैनिक सीधे मैदान में नहीं उतरते, इसे तकनीकी तौर पर विश्व युद्ध नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वॉर नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसका हम पर कोई असर नहीं होगा। भले ही यह एक क्षेत्रीय संघर्ष हो, इसके जो ग्लोबल असर हैं वो बहुत बड़े हैं और हम सबको प्रभावित करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 20 लाख। ये 20 लाख बैरल कच्चा तेल है जो रोजाना स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के उस तंग रास्ते से गुजरता है।
सोचिए अगर ये रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा? पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई ठप हो जाएगी। इसका मतलब पेट्रोल पंप से लेकर घर की रसोई तक हर चीज के दाम रातों रात आसमान पर पहुंच जाएंगे। अब ये दूसरा नंबर देखिए, 1,34,00,000। ये मिडिल ईस्ट में काम करने वाले भारतीयों की अंदाजन संख्या है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लाखों परिवार हैं। और जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो इन लाखों लोगों की सुरक्षा भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बन जाती है। तो आर्थिक दांव पर क्या क्या लगा है, ये अब साफ हो रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों से दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी। IMX जैसा जो महत्वाकांक्षी ट्रेड रूट है वो शायद शुरू होने से पहले ही रुक जाए। और भारत के लिए चाबहार पोर्ट जैसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स पर भी अनिश्चितता के बादल मंडराने लगेंगे। ये अस्थिरता सीधे सीधे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकती है। तो आखिर में एक्सपर्ट्स की जो राय है वो इस एक लाइन में समझी जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा और सीमाहीन क्षेत्रीय युद्ध तो है, लेकिन इसे अभी तीसरा विश्व युद्ध नहीं कहा जा सकता। और यहां सबसे जरूरी शब्द है अभी, जो एक चेतावनी भी है कि हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं। आज की दुनिया में ना कोई भी संघर्ष अकेला नहीं होता। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक छोटी सी चिंगारी में भी पूरी दुनिया को जलाने की ताकत होती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि हम इसे क्या नाम दें, वर्ल्ड वॉर या कुछ और। असली सवाल ये है, क्या दुनिया के नेता इस क्षेत्रीय आग को एक वैश्विक तबाही बनने से रोक पाएंगे, या हम सब सिर्फ दूर से तमाशा देखते रहेंगे?